जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाकर सिलेक्शन लिया और शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो भी बात करने वाले हैं। क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि सर आप शॉर्ट नोट्स भेज दीजिए अपने। तो शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें और ऐड करनी पड़ेगी अब बीपीएससी 4 के लिए, क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए मैं पीडीएफ फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चित्र वगैरह लगा के, जिससे कि आपको कंप्लीट ज्योग्राफी बड़े आसानी से तैयार हो जाए और किस प्रकार से नोट्स बना के सिलेक्शन लिया जाता है और किस प्रकार से नोट्स बनाए जाते हैं एनसीईआरटी से, तो वो भी बात करने वाले हैं। तो आज आपकी ये पहली क्लास रहने वाली है जिसमें मैं अपने नोट्स को पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलिए देखते हैं किस प्रकार से नोट्स बनाने चाहिए और किस प्रकार से नोट्स बना के पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग की ज्योग्राफी की पहली क्लास रहने वाली है। स्वयं मैं अपने नोट्स से पढ़ाने वाला हूं, जिस नोट्स को पढ़कर मैंने सफलता प्राप्त की। चलिए देखते हैं। चलिए साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं किस प्रकार से नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है उसको फिगर में कन्वर्ट करना। फिगर में जो भी चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फिगर में मेंशन किया जाए, जिससे कि दिमाग में एक इमेज बन जाती है। और जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए हैं एक एक बारीकी आपको बताने वाले हैं। चलिए आज हम लोग भारत के समान परिचय को देखते हैं विद एनसीईआरटी। एक एक लाइन एनसीईआरटी से ली गई है और किस प्रकार से नोट्स कवर करने हैं हमको एनसीईआरटी के, वो भी बात करने वाले हैं। तो बात कर लें अगर हम लोग सबसे पहले भारत की अवस्थिति की, तो भारत की अवस्थिति की बात कर लें तो विश्व के मानचित्र में भारत की अवस्थिति क्या है, उत्तर पूर्व दिशा। क्या है, उत्तर पूर्व दिशा। और एशिया महाद्वीप की बात कर लेंगे तो दक्षिण मध्य एशिया है। यहाँ पर दक्षिण मध्य एशिया है, दक्षिण मध्य एशिया। तो देख लेते हैं किस प्रकार से है। अब अगर सबसे पहले बात कर लें, ये मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के ये 20 से दिशा गई है, पृथ्वी की ये 20 से जो लाइन गई है उससे कहते हैं भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और ये गई है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा गई है। तो भारत यहाँ पर अवस्थित है, भारत का यहाँ पर अवस्थित है। तो अगर ये दिशा देखेंगे तो ये क्या है, उत्तर पूर्व दिशा है। क्या है, उत्तर पूर्व दिशा है। इसीलिए कहा जाता है विश्व के मानचित्र में भारत उत्तर पूर्व दिशा में है। और एशिया महाद्वीप की अगर बात कर लें, एशिया महाद्वीप की, तो ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका हो गया, ऐसे ऐसे ये आया। एक एक चीज़ आपके समझ में आने वाला है। ये भारत हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे। अब अगर बात कर लें, ये एशिया है। ये क्या है, एशिया महाद्वीप के क्या है, दक्षिण मध्य में है। ये देखिए जैसे ये है, ये दिशाएं हैं, तो एशिया महाद्वीप के क्या है, दक्षिण मध्य में है, दक्षिण मध्य। एशिया महाद्वीप के कहाँ है, दक्षिण मध्य में भारत स्थित है। तो ये चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए आपके। चलिए और देख लेते हैं, एक एक चीज़ आपके समझ में आने वाली है विद इमेज। ऐसे अगर आप समझते हैं तो निश्चित रूप से। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत किस अक्षांश और किस देशांतर रेखा पर स्थित है। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करने वाले हैं, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करने वाले हैं, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करने वाले हैं और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करने वाले हैं। एक फिगर में आपको सब चीज़ समझ में आने वाली है। इस तरीके से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट, एक एक चीज़, एक फिगर में आपको सब चीज़ कवर होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश 37 मिनट 6 अंश
37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यहाँ पर उत्तरी होगा और यहाँ पर भी उत्तरी होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस वजह से दोनों तरफ उत्तरी होगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर हम देशांतरी विस्तार की बात कर लें तो भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी क्योंकि भारत देशांतर रेखा के हिसाब से पूरब में स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर से लेकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जो कहाँ पर है, लद्दाख में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, लद्दाख में, जिसका नाम क्या है, क्या है, उसका नाम है इंदिरा कौल। क्या है, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। उसके बाद भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात कर लेंगे, अगर मुख्य भूमि के बिंदु की बात कर लेंगे तो वह है कन्याकुमारी, केप कमोरिन या कमोरिनेस, कमोरिनेस। तो 3 नाम है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कौल, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, लेकिन मुख्य भूमि का पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मुख्य भूमि का, तो क्या है, कन्याकुमारी है, केप कमोरिन है, और केप कमोरिन और कमोरिनेस है, ये 3 याद रखिएगा। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, केवल भारत का, मुख्य भूमि ना लगाया जाए, गौर से सुनिए, मुख्य भूमि ना लगाया जाए, तो क्या है वो, ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट। कितने अंश पर है, 6 अंश और 4 मिनट, 6 अंश 4 मिनट पर। इसी का नाम है इंदिरा पॉइंट, इसी का नाम है पिगमिलियन पॉइंट, ये भी पूछ ले जाते, इसी का नाम है पार्सन बिंदु, इसी का नाम है पार्सन बिंदु। और ये कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम द्वीप, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, वहाँ पर स्थित है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। और सुनिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई, चौड़ाई कितनी है, यह है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमको समझना होगा भारत का क्षेत्रफल कितना है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर NCERT के हिसाब से देखिए NCERT का डाटा है इसमें 3.28 मिलियन किलोमीटर, 3.28 मिलियन किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या है, 7वां स्थान है। भारत से बड़े अन्य देश कौन से हैं, पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे USA है, पाँचवें पे ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें पे भारत है। अब आगे और देख लेते हैं। भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेंगे, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। उत्तरी उत्तरी दोनों तरफ पाएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है, ये आप ज़्यादा याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद भारत का देशांतरी विस्तार की बात कर लें तो ये 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये याद रखें, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। इतनी आपके बात समझ में आई। और इसी प्रकार से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। देखिए नोट्स शॉर्ट होने चाहिए और उसमें जानकारी बहुत अधिक होनी चाहिए। इतना अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होने से कोई नहीं आपका। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत 7वें स्थान पर है, उसको याद करने की ट्रिक क्या है। रुक, चीन, अब, आ, भारत में, तो रूस से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा चीन, उसके बाद हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका या USA, उसके बाद हो जाएगा ब्राज़ील, फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर हो जाएगा भारत, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा भारत। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, रुक, चीन, अब, आ, भारत में। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं भारत के लगे हुए देशों की सीमा क्या है। चलिए पहले हम भारत को बनाते हैं, एक अच्छा सा ड्रॉ करते हैं भारत को।
चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन से देश भारत को घेरते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें, ये क्या है बांग्लादेश, उसके बाद ये क्या है, ये है म्यांमार, उसके बाद ये क्या है, ये है भूटान, ये क्या है नेपाल है, और ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है चीन है। इधर क्या है चीन है, इधर है पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है। तो ये देश हो गए। सबसे पहले बांग्लादेश की बात कर लें, ये क्या है बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की बात कर लें तो ये 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद ये है म्यांमार, म्यांमार ये है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। फिर ये है भूटान, भूटान ये बनाता है 699 किलोमीटर। उसके बाद ये है नेपाल, नेपाल की बात कर लेंगे तो ये है 1751 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद चीन की बात कर लेंगे, ये 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। उसके बाद अगर अफ़गानिस्तान की बात कर लेंगे, ये 106 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात कर लेंगे तो 3233 किलोमीटर, 3233 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा अगर सीमा पूछी जाए तो बांग्लादेश बनाता है, और सबसे कम सीमा तो ये हो गया अफ़गानिस्तान। तो इसको भी याद करने की एक ट्रिक है, इसको याद करने की क्या ट्रिक है देख लेते हैं। बचपन में MBA, तो बात से हो जाएगा बांग्लादेश देश, चा से हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल, माँ से हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भूटान हो जाएगा, फिर अफ़गानिस्तान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 देश हो गए। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम क्या हो गया अफ़गानिस्तान। तो ये घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये क्रम भी आप याद कर सकते हैं और इससे बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है इंदिरा पॉइंट, कहाँ पर है, लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु, दक्षिण बिंदु, लेकिन मुख्य भूमि का यहाँ पर होना चाहिए, मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का पूछेंगे तो क्या है कन्याकुमारी, इसका नाम है केप कमोरिन, ये मुख्य भूमि देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद भारत का सबसे पश्चिम बिंदु गुहार मोती या गुहार मोती, गुहार मोती या गुहार माता है, गुजरात में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या वलांगू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बात कर ले तो इंदिरा पॉइंट, क्या है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पर है, ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, यहाँ इंदिरा कॉल होगा, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर, ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में है। चलिए अब हम लोग और देख लेते, इस प्रकार से आपको नोट्स तैयार करने हैं। उसके बाद बात कर लें अगर भारत की सीमा, तो भारत की 2 प्रकार की सीमा है, एक है भूमि सीमा है और एक क्या है तटीय सीमा है। भूमि सीमा की बात करें तो एनसीईआरटी में क्या दिया है 15,200 किलोमीटर, लेकिन गृह मंत्रालय का जो है डाटा वो 15,106.7 किलोमीटर। उसके बाद तटीय सीमा की बात करें तो ये 7,517 किलोमीटर, इसी को ही कुल कुल कितना बोला जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 7,516.6 किलोमीटर, एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा। मुख्य भूमि की बात कर लें, मुख्य भूमि में 6100 किलोमीटर, यानी कि जब द्वीप समूह को हटा देंगे, मुख्य भूमि का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, ये क्या है भारत की मुख्य भूमि है, लेकिन अगर इसमें द्वीप समूह है, जैसे द्वीप समूह को जोड़कर कितना है, ये द्वीप समूह और ये द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप समूह, तो इनको जब जोड़ देते हैं तो ये कितनी हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन जब इनको हटा देते हैं, इनको नहीं जोड़ा जाता, द्वीपों को हटाकर कितनी है मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर, कितनी 6100 किलोमीटर। अब बात कर ले मुख्य भूमि, मुख्य भूमि की बात कर ले तो ये 5,422.6 किलोमीटर, ये भी डाटा दिया है, लेकिन ये डाटा आपको नहीं याद करना है, आपको सब बताने वाले हैं। अब ये जो मुख्य भूमि की बात कर ले, स्थलीय सीमा, ये जो स्थलीय सीमा है, ये जो स्थलीय सीमा है वो उसके बारे में बात कर ले। स्थलीय सीमा है तो इसकी भूमि सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर, और ये 16 राज्यों से और 2 यूनियन टेरिटरी से सीमा साझा करती है। भारत की मुख्य सीमा 7 देशों से सीमा साझा करती है। भारत की जो मुख्य भूमि है, ये वाली भूमि पूरी, ये वाली भूमि पूरी कितनी है कि 7 देशों से सीमा साझा करती। कौन कौन से, बांग्लादेश से जैसे हमने बात करी तो 4,096.7 किलोमीटर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद म्यांमार से बात कर लेंगे तो ये
1643 किलोमीटर। भूटान से बात कर लेंगे तो ये 699 किलोमीटर। नेपाल से बात कर लेंगे ये 1751 किलोमीटर। चीन से बात कर लेंगे तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान से बात कर लेंगे 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान से बात कर लेंगे तो ये 106 किलोमीटर है। उसके बाद अगर तटीय सीमा की बात कर लेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी तटीय सीमा की बात कर लेंगे, ये तटीय सीमा है, ये 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये 9 राज्यों और 4 यूनियन टेरिटरी से सीमा साझा करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे अधिक किस राज्य की सीमा, तटीय सीमा बड़ी है? सबसे अधिक किसकी है? किस राज्य की सबसे अधिक तटीय सीमा है? तो किसकी है? गुजरात की। कितनी है? 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर। तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। चलिए ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? जी बराबर ATM। जी से हो जाए गुजरात। सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। फिर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। फिर क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। फिर कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो आपको ये क्रम याद रखना है। जी बराबर ATM। यहाँ से आपका पूरा सॉल्व होने वाला है। गुजरात। गुजरात के बाद क्या है? गोवा। राज्य देखिए, सबसे पहले पड़ेगा गुजरात, फिर गोवा। कितने राज्य बनाते हैं? गुजरात हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ये 9 राज्य क्या हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। जिसमें सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है, 1214 किलोमीटर। गुजरात। जी बराबर ATM। फिर क्या है? आंध्र प्रदेश की है। फिर क्या है? आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश जी बराबर ATM। फिर क्या है? तमिलनाडु की है। फिर क्या है? महाराष्ट्र की है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे 4 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाते कौन? दादरा नागर हवेली दमन एवं दीप। एक ये हो गया, फिर लक्षद्वीप हो गया, फिर पांडुचेरी हो गया, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बोला जाएगा कि तटीय सीमा किसकी सबसे ज़्यादा है, तो किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितनी है? 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर सबसे अधिक तटीय सीमा वाला यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और लक्षद्वीप की बात कर लेंगे तो ये 132 किलोमीटर सीमा बनाती है। कितनी? 132 किलोमीटर। जितना NCERT में डाटा था वो सारा डाटा आपको कवर कराया गया है। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत। चलिए यहाँ देख लेते हैं। भारत के मध्य से यानी कि बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है ऐसे, जिसे कहते हैं कर्क रेखा। जिसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। सबसे पहले ये गुजरात है, फिर ये राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर ये है मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको याद करने की जो ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र से हो जाएगा, मित्र से हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद हो जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा झारखंड। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसमें थोड़ा पेन चलाने में मैं हाथ से लिखता हूं, तो इस वजह से हाथ से लिख नहीं पाता स्क्रीन पे, लेकिन मैं बोलता हूं तो आपको साफ सुनाई देगा, एकदम बड़े अच्छे से सुनाई देने वाला है। तो देख लेते हैं अपने चित्र में भी इस प्रकार से आपको बनाने हैं चित्र बनाकर चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि चित्र बनाते हैं ना तो आपके दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं। तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य से? पहले देखिए, गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा झारखंड हो गया, पाँचवां छत्तीसगढ़ हो गया, छठा मिजोरम हो गया और सातवां पश्चिम बंगाल हो गया और आठवां त्रिपुरा हो गया। ये देखिए, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और जो कर्क रेखा है और भारत का मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारत के मानक समय रेखा जहाँ मिलते हैं, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। पूछा जाता है किस राज्य में मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में। एक दूसरे को काटते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है? कोरिया जिला है। कौन सा जिला है? कोरिया जिला। अब बात कर लेते हैं जो भारत का मानक समय रेखा है, जो 82.5 डिग्री
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो ये कहाँ से गुजरता है, ये बात करें किन किन राज्यों से। प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर के स्थित नैनी गांव से होकर ये गुजरता है। अच्छा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को IST कहा जाता है, भारतीय मानक समय रेखा। ये कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है। कौन? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया। तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ऐसे इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता। अब हम लोग देखने वाले हैं भारत की समुद्र सीमा कहाँ तक है, जहाँ तक भारत का अधिकार है, या किसी देश का समुद्र पर कितने किलोमीटर तक का अधिकार होता है, उसके बारे में समझने वाले हैं। एक एक चीज़ आपको समझने वाली है, आने वाली है। यूनियन क्लॉज के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, मतलब समुद्र में जो चीज़ें मिलती हैं या खनन के दौरान या मछली या कुछ भी मिलता है, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, तो उस पर अधिकार किसका होगा, तो उसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसे यूनियन क्लॉज कहा गया, यूनाइटेड नेशन द कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। अच्छा, बात करें, एक नॉटिकल मील बराबर होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। जैसे हम लोग ये रोड पर चलते हैं, जैसे हम लोग जब रोड पर चलते हैं तो हमारा 1 किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। वैसे ही इनका एक नॉटिकल मील जो किसके बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, जिसको समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वो मापी जाती है नॉटिकल मील में, लेकिन हम लोग जो दूरी, सड़क की दूरी नापते हैं वो किलोमीटर में मापते हैं। तो ये एक फैदम बराबर की बात कर लेंगे तो ये 10 फीट नहीं 6 फीट गहरा, एक फैदम कितना? 6 फीट गहरा होता है। चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अब सबसे पहले समुद्र सीमा का निर्धारण करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि जो भारत का तटीय सीमा थी वो बहुत ज़्यादा कटी फटी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। क्योंकि जब यहाँ से जब नाप रहे हैं तो अलग दूरी आ रही, और जब इसके यहाँ से नाप रहे हैं तो अलग दूरी आ रही, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो उसी के लिए एक आधार रेखा खींची गई, मतलब एक सीधी रेखा खींची गई जहाँ से दूरियों को नापना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। चलिए देख लेते किस प्रकार से ये जो रेखा खींची गई, ये एकदम सीधी रेखा की गई, आधार रेखा। और इसी के अंदर के जल को क्या कहा गया? आंतरिक जल। आधार रेखा के अंदर के जल को आंतरिक जल कहा गया, इसी को इंटरनल वाटर कहा गया। अब यहाँ से मतलब यहाँ समुद्र की जो लंबाई है वो यहाँ से मापी जाएगी, आधार रेखा से मापी जाएगी, ये कहा गया। अब इसके अंदर का जल है वो वही इस्तेमाल करेगा जो राज्य इसके सबसे समीप होगा, जो राज्य के तट पर वो सबसे समीप होगा तो वही राज्य इसका इस्तेमाल करेगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं आधार रेखा से। जैसे आप 12 नॉटिकल मील चलते हैं तो 12 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र को कहा जाता है प्रादेशिक जल क्षेत्र। प्रादेशिक जल क्षेत्र इसी को कहा जाता है टेरिटोरियल वाटर सी। टेरिटोरियल वाटर सी, इसके बारे में पूरा बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप नाम समझ लीजिए, क्योंकि नाम से डायरेक्ट पूछा जाता है, ज़्यादा इससे अंदर से नहीं पूछा जाता। उसके बाद जब आधार रेखा से आप 24 नॉटिकल मील चलते हैं तो इसको बोला जाता है कॉन्टिगुअस जोन, मतलब अनंत सन्निहित क्षेत्र। क्या बोला जाता है? सन्निहित क्षेत्र बोला जाता है। और जब आधार रेखा से आप 200 नॉटिकल मील चलते हैं तो इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, इसको बोला जाता है अनंत या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। और जब आप आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद आप कहीं भी जाते हैं तो उसे बोला जाता है खुला सागर या हाई सी। क्या बोला जाता है? हाई सी। चलिए, अब एक एक को हम बड़ी आसानी से समझते हैं कि किस प्रकार से कितनी कितनी दूरी होती है और किस पर कितना किसका अधिकार होता है। एक एक चीज़ समझ में आने वाली। अगर आज तक आपके कोई चीज़ ना समझ में आई तो आज आपको निश्चित रूप से समझ में आने वाली है। चलिए देखते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन टॉपिक क्लियर कर दूंगा मैं। पहले की बात कर लें, ये टेरिटोरियल सी, इसको बोला जाता है प्रादेशिक क्षेत्र। यह क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल नहीं, सॉरी, यह क्षेत्र आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। इसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी या प्रादेशिक क्षेत्र। इस पर उस देश का अधिकार होता है जो उसके सबसे पास होता है। मतलब जैसे सबसे पास होता है, पहले सुन लीजिए,
इसमें समुद्र तथा आकाश दोनों पर पूरा अधिकार होता है, परंतु दूसरे देश का जहाज आने पर उसे मिसाइल से उड़ाया भी जा सकता है। चलिए, पहला हो गया। अब इसको समझते हैं हम लोग आसानी से। जैसे ये मान लीजिए 12 नॉटिकल मील तक है। अब ये वाला पूरा पानी वाला एरिया, ये वाला पूरा पानी वाला एरिया, समुद्र वाला एरिया। अब यहाँ से कोई भी पानी का जहाज अगर अंदर आता है तो भारत बिना किसी से इजाज़त लिए मिसाइल से इसे उड़ा सकता है। और पानी के जहाज को तो उड़ा सकता है, और जो हवाई जहाज आएगा, जो उड़ कर आएगा ये आकाश क्षेत्र के अंदर, इसके क्षेत्र के अंदर, तो उसको भी बिना किसी की इजाज़त से उड़ा सकता है। मतलब पानी पे तो अधिकार होता ही है और आकाश पर भी अधिकार होता है, दोनों पर पूरा अधिकार होता है। पूरा अधिकार होता है, पानी और आकाश पर पूरा अधिकार होता है। इसे बोला जाता है प्रादेशिक जल सीमा। चलिए, अब दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा क्या है? कॉन्टिगुअस जोन। इसी को बोला जाता है सन्निहित क्षेत्र। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक पाया जाता है। जल पर नियंत्रण है, परंतु आकाश पर नहीं नियंत्रण होता। यह राज्य या देश को सीमा शुल्क देना होगा। जैसे मान लीजिए जल पे तो नियंत्रण है, मतलब अगर 24 नॉटिकल मील तक कोई जहाज अगर आ जाएगा तो उस पर तो नियंत्रण है, लेकिन आकाश पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई भी आ जा सकता है। तो इसके लिए सीमा शुल्क देना होगा। सीमा शुल्क दें, जैसे कोई जहाज आएगा तो उस पर नियंत्रण नहीं है कि वो आ जाएगा तो गोली से उड़ा देंगे, लेकिन वो जो जहाज जो भी देश या राज्य लेकर आया है, जो भी लेकर आया यहाँ पर कोई भी देश हो, तो उसको क्या है, भारत को सीमा शुल्क देना होगा। और आकाश पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई भी जहाज आकाश में इधर उधर आ जा सकता है। इस तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा। उसके बाद अगला बात कर लें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनंत या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक पाया जाता है। यहाँ पर जल तथा आकाश पर कोई अधिकार नहीं होता, मतलब जल पे भी नहीं होता है, आकाश पर भी नहीं होता है। सभी देशों का समान अधिकार होता है, परंतु किसी देश का जहाज जा आ सकता है, किसी भी देश का जहाज क्या है वहाँ जा आ सकता है, परंतु आर्थिक दृष्टि से उसी देश का अधिकार होगा जो राज्य उसके सबसे समीप होगा, यानी कि पास होगा, जो उसके सबसे पास होगा। जैसे पेट्रोलियम मिलता है वहाँ पर, प्राकृतिक गैस मिलती है, मछली मिलती है या द्वीप मिलता है, तो उसी देश का अधिकार होगा जो 200 नॉटिकल मील के सबसे पास होगा। तो इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से, फिर हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। जैसे यहाँ से आप चले 200 नॉटिकल मील तक, तो ये वाले क्षेत्र पर पूरा क्या है, कोई भी देश आ सकता है, कोई भी जहाज आ सकता है, कुछ भी यहाँ पर कर सकता है। परंतु अब 200 नॉटिकल मील के अंदर कुछ भी मिलता है। जैसे क्या क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, तेल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, प्राकृतिक गैस मिलती है या द्वीप मिलता है, तो उसी देश का अधिकार होगा जो इसके सबसे पास होगा, उसी देश का अधिकार होगा। और इसके बाद बात कर ले खुलासी। इस पर क्या है, सभी देशों का समान अधिकार होगा। खुलासा अगर 200 नॉटिकल मील के बाद आप सभी देशों का इस पर समान अधिकार होगा, अब बात कर ले हम हाई सी। यह 200 नॉटिकल मील पर सभी देशों का अधिकार होगा। जो चीज़ खोजी जाएगी उस पर क्या है, उस पर उसी देश का अधिकार होगा जिस देश ने उसको खोजा है, लेकिन आने जाने के लिए और कुछ भी करने के लिए वहाँ पर सभी देश स्वतंत्र होते हैं। चलिए, आज मैंने आपको बताया किस प्रकार से मैंने एनसीईआरटी से एक एक लाइन बाय लाइन जो इम्पोर्टेंट था उसके मैंने नोट्स तैयार किए, और आपको भी इसी प्रकार से नोट्स तैयार करने हैं। और आप बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको एक एक चीज़ समझ में आई, और एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं आपको वो चीज़ समझ में आया। और आप इस नोट्स को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें भी नोट्स चाहिए। जो कमेंट करेगा उसको ये नोट्स भेजे जाने वाले हैं। और आप इस क्लास के बारे में बताइएगा, आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, किस प्रकार की लगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।